दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कंप्यूटर के जो सेकंड क्लास है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। और फर्स्ट क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय देखा था और लगभग देखिए हमने 1 से 8 तक जो पेजेस थे इनको देखा था और अच्छे से देखा था। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हमने इसको कर लिया था, इसको अच्छे से देखा था, डिटेल में देखा था और यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर आप रिवाइज़ के पर्पज़ से आए होंगे, रिवीजन के पर्पज़ से आए होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा, या पहली बार अगर आप पढ़ रहे होंगे या काफ़ी दिन बाद पढ़ रहे होंगे तो भी आपको फ़ायदा इसका मिला होगा। तो ऐसे ही ये क्लासेस चलती रहेंगी, यानी इसमें हम लोग कंप्यूटर को कम्प्लीटली देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे और जहाँ पे देखिए ज़रूरत पड़ता है डिटेल में जाने का वहाँ मैं डिटेल में बात करता हूँ, और जहाँ पर शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत होती है, यानी जहाँ से लगता है क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे वहाँ पर फिर हम लोग जल्दबाजी में यानी थोड़ा सा क्विक वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपके कंप्यूटर का जो है वो रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। और साथ में अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो आपका यहाँ से कई क्वेश्चंस आप आसानी से एग्ज़ाम में सही कर लेंगे, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा जो ये वीडियोज़ हैं वो 30 मिनट के आसपास चले जा रहे हैं, 25 से 30 मिनट। लेकिन आप अगर उस 30 मिनट के दौरान देखेंगे तो एक भी ऐसा नहीं है कि मैं फालतू बात करके इस वीडियो का जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बाद कहीं रुकता नहीं हूँ। आपको पता ही है किसी भी वीडियो को आप अगर उठा के देख लें तो बीच में आपको कोई इंटरप्शन इस तरह का दिखाई नहीं देता है, यानी यहाँ पे लगातार आपको नॉलेज मिलता है जो भी 20 या 25 मिनट चलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कंप्यूटर के विभिन्न अवयव उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर में आप देखेंगे तो 3 मुख्य आपको भाग दिखाई देंगे। 3 कौन कौन से हैं? तो एक इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट। यही 3 मेन है, ठीक है। यानी जब आप किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए जाके यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, आउटपुट आता है उसका, और आउटपुट होने के बाद वो मेमोरी में स्टोरेज उसका किया जाता है। तो यही है पूरा प्रोसेस। अब हम लोग जब आगे बढ़ें तो देखिए इनपुट द्वारा वही चीज़ लिखा हुआ है कि अपना डेटा या निर्देश को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। और वो इनपुट कराने के बाद वो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के पास जाने के बाद प्रोसेस होता है या फिर मेमोरी में उसको उचित स्थान पर स्टोरेज कर दिया जाता है। और जब भी उसको आवश्यकता पड़ता है तो ALU यानी ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसके द्वारा मेमोरी से ही डेटा और निर्देश ये लेता है और कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार वो प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये है मतलब जब आप डेटा इनपुट किए, इनपुट करने के बाद वो सीपीयू ग्रहण करेगा, सीपीयू ग्रहण करने के बाद एक मेमोरी में स्टोर कर देगा, और जब उसको ज़रूरत के हिसाब से ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करेगा, और यूज करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, तो आउटपुट करेगा। तो यही है। और दोबारा आप फिर से इसको क्या करेंगे, मेमोरी में रख लेंगे, या कंप्यूटर भी अपने मेमोरी में रख के उसको रख लेता है। तो यही होता है पूरा सिस्टम, इसी तरह से काम करता है। अब बात करें इनपुट यूनिट की, तो जानते हैं कि इनपुट यूनिट ये हार्डवेयर होता है जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, और बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ये सब परिभाषाएं हैं। इसके अलावा देखिए इनपुट यूनिट का कार्य क्या होता है, तो कार्य यही है कि हम अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा देंगे तो ये क्या करेगा, तो बाइनरी कोड में, कंप्यूटर का काम है बाइनरी कोड में वो बदल कर कंप्यूटर में भेज देगा। और संक्षेप में मतलब अगर देखेंगे इनपुट यूनिट का काम क्या है, तो कुछ नहीं है, बस यही है कि ये उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश और डेटा को पढ़ता है और स्वीकार करता है, ठीक है। और ये निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में चेंज कर देता है, और यह बदलते हुए रूप में इन निर्देशों और डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। यानी सीधा बात है कि जब आप किसी भी कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो ये क्या करता है, पहले उन निर्देशों और डेटाओं को पढ़ता है, पढ़ने के बाद उनको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, अगर वो मान लीजिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको चेंज करता है कंप्यूटर के भाषा में, और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास भेज देता है। यही है इनपुट का काम। और आउटपुट में जानते हैं कि जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको फिर यहाँ से आउटपुट यूनिट के ज़रिए निकाला जाता है। और आउटपुट यूनिट का कार्य यही है कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों जो कि बाइनरी कोड में होता है, तो ये क्या करता है कि उचित संकेतों या भाषा तथा चित्र में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो हमें जैसे आप जानते हैं कि जब हम डेटा को
कंप्यूटर में इंटर कराते हैं, यानी जब हम इनपुट करा रहे हैं, तो यहाँ पे वो मशीनी लैंग्वेज में वो डेटा कन्वर्ट होता है। यानी कंप्यूटर तो हमारी भाषा समझेगा नहीं, वो मशीनी भाषा समझेगा, तो वो मशीनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके यूज करता है, प्रोसेस करता है, और जब वही आउटपुट देता है तो जब आउटपुट निकलेगा तो वो भी मशीनी भाषा में निकलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट का काम क्या है, तो ये क्या करता है, उसको हमारी भाषा में बदलता है, यानी जिसे हम समझ सकते हैं। तो यही है दोनों का काम। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को ये पहले स्वीकार करेगा, लेकिन ये मशीनी भाषा में होगा, यानी ये बाइनरी कोड में होगा, और जिन्हें हमारे लिए समझना कठिन है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसको क्या करेगा, तो उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को ये हमारे पढ़ने योग्य लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, और फिर हमको हमारे सामने प्रस्तुत कराता है। तो ये आउटपुट यूनिट का काम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, अब हम लोग चलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसमें आप जानते हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस यहीं पर चलते हैं, यानी एएलयू जो है यहीं पर काम करता है, और निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं उसको डिकोड किया जाता है, उसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, और सीपीयू जो है कंप्यूटर का संपूर्ण जितना भी ऑपरेशंस होता है सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल यूनिट भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कह दिया जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी आप जानते होंगे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, तो बॉडी के जो भी ऑपरेशंस हैं उसको नियंत्रित करता है। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसको माइक्रो प्रोसेसर कह देते हैं, और यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाहरी और आंतरिक दोनों। तो मेनली सीपीयू का कार्य क्या है, तो पहला बात यही है कि यह निर्देशों और डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर्स में स्थानांतरित करता है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होता है इसको आगे देखेंगे। तो ये क्या किया, निर्देशों और डेटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर्स को दे दिया, और निर्देशों का क्रमिक रूप से यहाँ पर क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन होने लगा, और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में फिर स्थानांतरित कर देता है। तो ये काम है सीपीयू का मेनली। मतलब समझ लीजिए कि जो भी कंप्यूटर के अंदर कार्य है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो वो सीपीयू करता है। अब आगे आते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। ये क्या है, तो देखिए जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर हो जाता है कि सीपीयू के लिए यानी जो भी कार्य है, अंकगणितीय क्रियाएं हैं, जो जोड़ना हो, घटाना हो, गुना हो, या फिर भाग हो, या फिर तुलनाएं हो, यानी दो संख्या में बताना है कि कौन सी छोटी है या बड़ी, या दोनों बराबर हैं, तो ये सारा काम जो है वो यही करता है। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अपने लॉजिक के इस्तेमाल से, और यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से बनी होती है, यानी ढेर सारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है, जिनमें एक ओर से आप कोई दो संख्या भेजते हैं, भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग और अंतर और गुणनफल भाग प्राप्त हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी कैलकुलेटर में, मोबाइल में ही आप ले लीजिए 2+2 कर दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 4। तो ये जो 2+2 को ऐड करने का काम करता है वो कौन करता है, तो यही एएलयू करता है। ठीक है, तो यही काम है इसका, और इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में होती हैं, यानी मशीनी लैंग्वेज में होती है, और प्राप्त होने वाले संख्याएं तथा क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से यहाँ पे स्टोर भी कर दिया जाता है। और अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, और उसी को रजिस्टर कहा जाता है जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो एएलयू क्या है, तो ये एक सीपीयू का ही भाग है। अब हमने देखा कि सीपीयू में सारे जो भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के वो सारा उसी के अंदर होता है, और उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो यही एएलयू निभाता है, यही अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट निभाता है। तो रजिस्टर आप समझ गए होंगे, रजिस्टर क्या है, कुछ नहीं है, ये बस यही है कि जो भी आप संख्याएं या क्रियाएं डालेंगे उसके परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अस्थायी रूप से जो डेटा है वो स्टोर होता है। अब रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है, इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी जब हम लोग इसमें एमसीक्यू को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो डेटा स्टोर इसमें किया जाता है, और रजिस्टर्स जो होता है ना, बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति होती है। ये पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो रजिस्टर क्या होता है, बहुत तेज गति वाली एक अस्थायी स्टोरेज युक्ति है, और ये डेटा स्टोरेज का काम करती है। इसके अलावा मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टरों का स्थान जो होता है ना, वो सबसे उच्च होता है, और सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। मतलब मान लीजिए कि सीपीयू को कोई भी डेटा लेना है,
तो वो क्या करता है, रजिस्टर से ही लेता है सबसे पहले, क्योंकि रजिस्टर से डेटा लेना काफ़ी आसान होता है और सबसे फास्ट लेता है। यानी किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए कौन यहाँ पे उत्तरदायी है, तो वो रजिस्टर्स हैं। समझ गए? तो रजिस्टर्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। और ध्यान रखिएगा कि अस्थायी स्टोरेज युक्ति है और बहुत तेज़ गति वाली जो डेटा है ना वो यहाँ पर, यानी बहुत तेज़ी से CPU उसको लेता है और प्रोसेस करता है और फिर वहीं पे रख देता है। तो इस तरह से, यानी तेज़ गति से अगर डेटा CPU को चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, तो वो रजिस्टर से लेता है। तो यही पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। तो नाम से ही लग रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल करने वाला। तो इस भाग का कार्य जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर यह नज़र रखता है, ठीक है, कंट्रोल करेगा। अब मान लीजिए जैसे एक कंपनी में मैनेजर है, तो मैनेजर क्या करता है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये अगर मैनेजर है तो यहाँ पे मान लीजिए 5 कर्मचारी हैं, तो इन 5 कर्मचारी को ये कंट्रोल करेगा, इन पे नज़र बनाए रखेगा। तो यही काम है कंट्रोल यूनिट का। तो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और कंप्यूटर के सभी भागों पर ये क्या करेगा, सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखेगा और साथ में परस्पर तालमेल बैठाने का ये प्रयास करता है, उसका आदेश भेजता है उसके लिए। और इसका सबसे प्रमुख कार्य यही है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं या उसे मेमोरी से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका पालन कराता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है, यानी कंप्यूटर से जो भी आप काम कराना चाह रहे हैं तो उसको मेमोरी से क्रमशः पढ़कर और उसका विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा और उसका पालन करवाएगा। और किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे भागों को उचित निर्देश जारी करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण एक देख लेते हैं, इससे क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि वह कोई डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे और वहाँ से उठाकर ALU में भेज दे। कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्राम का ठीक ठाक पालन कराना यही काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा यहाँ पे स्टोर है, अब इसको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो ये कंट्रोल यूनिट इसको निर्देश देगा कि भाई डेटा को वहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दो। अब यहाँ से यहाँ डेटा चला जाता है और फिर अगर ये निर्देश दे कि उठाकर फिर ALU में भेज दो तो फिर ALU में चला जाता है। यानी ये सारा प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है, नाम से ही इसका क्लियर है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। तो CPU के सभी यूनिटों द्वारा आपसी जो सहयोग होता है ना, उपयोगकर्ता द्वारा बताए गए कार्य जो किए जाते हैं वो इसी के माध्यम से मेनली होता है। और इसके लिए जब भी किसी इनपुट की आवश्यकता होती है वह किसी इनपुट यूनिट से ले लिया जाता है और जो परिणाम या संदेश आते हैं उन्हें किसी आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है, ठीक है। यानी जब आप एक कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं तो उसके बाद जो भी ऑपरेशंस, जो भी कार्य अंदर में होते हैं वो सबको कंट्रोल कौन करता है, तो यही कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसी को ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए, CPU किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये हम लोग जानते हैं, और इसी के अंदर सभी प्रकार की गणनाएं, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग ये सारा होता है, ठीक है। CPU इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, प्रोसेसर भी कहते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है, आप जानते हैं, इसी वजह से इसको माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कह देते हैं। और ये जानते हैं आप कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है किस पीढ़ी से स्टार्ट हुआ, तो 4th जनरेशन से इसका यूज होना स्टार्ट हो गया और इसी के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। कभी कभी जटिल गणनाओं के लिए अलग से मैथ प्रोसेसर भी लगा लिया जाता है। तो प्रोसेसर जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोसेसर आ सकते हैं। जैसे देखिए, जो गेमिंग के लिए प्रोसेसर होता है वो थोड़ा और ज़्यादा मजबूत होता है, या अन्य कार्य के लिए अन्य मतलब अलग अलग टाइप के प्रोसेसर आ सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक ये सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, ठीक है। प्रोग्रामेबल है, यानी इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और ये CPU के सभी कार्य को करता है और ये कंप्यूटर का दिल और मस्तिष्क भी होता है, ध्यान रखिएगा। और ये केवल और केवल कौन सा भाषा समझेगा, तो अब कंप्यूटर के अंदर है तो आप समझ सकते हैं केवल और केवल मशीनी भाषा को समझेगा। यानी कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स है वो मशीनी भाषा को ही समझता है और फिर अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है यानी हमें समझने के लिए वो उसको हमारी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो यही है, यानी प्रोसेसर को ध्यान रखिएगा, इसको दिल और मस्तिष्क भी हम लोग कह देते हैं। ये मशीनी भाषा को समझता है और ये प्रोग्रामेबल होता है, यानी इसमें चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। सबसे पहला जो आपसे पूछा जाए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो याद रखिएगा इंटेल का 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें CPU के सभी अवयव एक चिप पर लगा दिए थे। यानी एक ही चिप पर सारा जो CPU का अवयव है, सारा जो पार्ट्स है वो लगा दिया गया था। तो इंटेल 4004 जो है ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है
याद रखिएगा। और कुछ हैं जैसे डुअल कोर, अभी देखिएगा पेंटियम 4, पेंटियम 5, इस तरह के प्रोसेसर आपको दिखाई देंगे अगर आप लैपटॉप्स वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे। तो प्रोसेसर आप उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। CPU मस्तिष्क है तो प्रोसेसर क्या है, तो ये दिल और मस्तिष्क है, ठीक है, मशीनी भाषा को समझिएगा। अब हम लोग आते हैं मेमोरी यूनिट। तो नाम से ही पता है आपको मेमोरी यूनिट में क्या होगा, मेमोरी की बात करेंगे। तो अब हम लोग अगर मेमोरी यूनिट की बात करें तो देखिए मेमोरी मतलब जो जानते हैं क्या होता है, तो ये डेटा और निर्देशों को क्या करता है, संग्रहित करता है। और कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक, यानी सूचना को ये लोग क्या करता है, स्टोर करता है, भंडारण करता है, यही काम है। और ये CPU का ही एक भाग होता है, ये भी आप जानते हैं, और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाता है। यानी मेमोरी यूनिट के अगर आप देखेंगे तो दो भाग होता है, दो प्रमुख, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो अगर हम लोग प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये क्या होता है, आंतरिक होता है, इंटरनल होता है और मुख्य होता है, यानी मेन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये CPU से सीधे जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है। यानी CPU इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता है और उनका पालन करता है। और इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है वह भी इसी में स्टोर होता है। यानी प्राइमरी है, CPU यहीं से डेटा को लेता है और डेटा यहीं पे स्टोर करता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी में आप देखेंगे कि किसी भी यानी जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसका जो इनपुट डेटा है और आउटपुट है उसका अस्थायी रूप से जो कुछ समय के लिए स्टोरेज है वो यहीं पर होता है। और जैसे ही उसका मान लीजिए आवश्यकता ख़त्म हो गई तो फिर उसको हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम उस जगह पर रख दिया जाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी का जो आकार है वो कैसा होता है, सीमित होता है, लेकिन इसकी गति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। जैसे हमने पीछे रजिस्टर्स को देखा था उसी प्रकार से ये प्राइमरी मेमोरी भी है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या रख सकते हैं आप, तो प्रोसेस किए गए जो भी डेटा है उसको रखिए, और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए गए होते हैं ये। इसके अलावा प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट परिणाम रख दीजिए और फाइनल परिणाम रख दीजिए। यानी सीधा बात है कि जैसे मान लीजिए ये 3 डेटा है, तो ये जो है हुआ ये प्रोसेस करने से पहले वाला डेटा है तो ये वहाँ पे स्टोर रहेगा। फिर प्रोसेस करने के बीच में जो डेटा बन के निकला वो यहाँ रहेगा, और जो फाइनल डेटा मिला वो यहाँ पर रहेगा। यानी ये 3 प्रकार के डेटा, 3 प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर रखी जाती हैं। और फिर ये जो फाइनल डेटा है यही बाद में चल के ये आउटपुट बन जाता है। और प्राइमरी जो मेमोरी होता है ये 2 प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप जानती हैं रैम और रोम। तो यहाँ पे हम थोड़ा रैम और रोम को देख लेते हैं। तो देखिए जो रैम है इसको संक्षेप में रैम कहते हैं, जानते हैं, फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक क्या होता है, चिप पर होता है, और जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से ये बना होता है। ये नीचे आप देख रहे हैं इस प्रकार का चिप होता है। और इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उनका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये प्राइमरी मेमोरी है तो प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा कि CPU जो है यहाँ से डेटा सीधा लेता है, उसको रीड करता है और फिर यहीं पर डेटा जो है ला के स्टोर भी करता है, यही है रैम। और यह मेमोरी ऐसे रजिस्टरों और उनके जुड़े हुए परिपथों से बनी होती है जिनमें डेटा को वहाँ तक और वहाँ से स्थानांतरित करना संभव होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जो है क्विक यानी सबसे तेज़ी से लिया जाता है और फिर यहाँ पे ला के रख दिया जाता है। और यहाँ पे प्रत्येक लोकेशन का जो है एक निश्चित एड्रेस होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अंदर जो है वो निश्चित पता होता है प्रत्येक लोकेशन का। तो आप देख सकते हैं कि रैम के अंदर होता है, और इसकी सहायता से आप लोकेशन तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, यानी कंप्यूटर पहुंच सकता है। और इस मेमोरी के रजिस्टरों या लोकेशंस को आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग हो सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। और इसमें भरी जाने वाली जो भी सूचनाएं हैं वो अस्थायी होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर कंप्यूटर का बिजली बंद हो जाए तो वे समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी रैम में क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, पहला बात। इसमें अस्थायी जो डेटा है वो स्टोर होता है, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है इसकी समस्त जो सूचनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यानी रैम में वे प्रोग्राम और डेटा आपको मिलते हैं जिनको CPU खोज सके और वहाँ से प्राप्त कर सके, ठीक है। तो प्राइमरी है, CPU यहीं से डेटा को लेता है और यहीं पे डेटा को स्टोर कर देता है। और मेमोरी को कोई भी मतलब इसको कई सेक्शनों में बांटा जाता है ताकि उसमें रखी गई सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके और उसको मतलब आसानी से प्रोसेस कर सके CPU। इसलिए इसमें कई सेक्शंस में इसको बटा होता है, ठीक है। तो यही है, यानी जल्दी से जल्दी यहाँ से सूचना को CPU निकाले और फिर स्टोर कर दे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से कई सेक्शंस में बटा हुआ है ताकि CPU को आसानी हो, वो जल्द से जल्द डेटा को प्रोसेस करे।
ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही सेक्शन में सारा डेटा को रख दें तो फिर CPU क्या करेगा, समय लगाएगा, यानी त्वरित या फास्ट काम नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से डेटा को यहाँ पे अलग अलग तरीके से रखा जाता है, अलग अलग लोकेशन और एड्रेस पे रखा जाता है, ताकि CPU जल्दी से वो उस डेटा को ले और प्रोसेस कर दे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि कंप्यूटर द्वारा निर्देश को केवल 0 और 1 के रूपों में ही समझा जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मशीनी भाषा कह देते हैं, या इसको हम लोग बाइनरी डिजिट कह देते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है, इंस्ट्रक्शन का एक समूह है, जो कि कोई भी टास्क यानी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को विस्तार पूर्वक बताता है। यही तो करता है। यानी इंस्ट्रक्शन में हम किसी को, मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि रांची जाना है, कैसे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, इस तरह से। तो इसी प्रकार से जो प्रोग्राम रहता है वो क्या रहता है, तो वो निर्देशों का ही एक, यानी इंस्ट्रक्शन का ही एक ग्रुप रहता है, समूह रहता है। और वो क्या करता है, कोई भी कार्य करना हो तो उसका स्टेप्स जो है उसको बताता है। और कोई भी प्रोसेसर को कार्य करने के लिए 2 प्रकार के इनपुट की आवश्यकता होती है। पहला तो आप उसको डेटा दीजिए, दूसरा उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, निर्देश दीजिए। यानी जो निर्देश है वो कंप्यूटर को बताएगा कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी निर्देश को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पहला है ऑपरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है ऑपरेंड, ठीक है। तो एक है ऑपरेशन जिसको ऑपकोड भी कह देते हैं, और दूसरा होता है ऑपरेंड। तो 2 भाग में हम लोग निर्देशों को बांट देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर देखें कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ऑपरेशन वे क्रिया होती है जिन्हें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ऑपरेंड वे होते हैं जिन पर ऑपरेशन किया जाता है। मतलब उदाहरण के लिए आप देखें कि प्लस जो है, यहाँ A और B ऑपरेंड है और प्लस क्या है, ऑपरेशन है। यानी हम लोग अगर A + B लिखते हैं तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। और A और B क्या है, ऑपरेंड है। यानी A और B पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी इसको जोड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं, ऑपरेशन क्या हो गया, तो जिन्हें परफॉर्म किया जाता है, और ऑपरेंड क्या हो गया, जिन पर ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन यानी ऑपरेंड कौन हो गए, तो A और B हो गए, क्योंकि इन्हीं पर ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी ऐड किया जा रहा है इन्हीं को। और ये प्लस का साइन जो है वो क्या हो गया, तो ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। हमने पीछे देखा था इसको नाड़ी तंत्र भी कह देते हैं। यानी जो भी आदेश होगा वो आप कंट्रोल यूनिट से गुजरेगा ही गुजरेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और ये 4 चरण में पूरा होता है। पहला होता है फेचिंग। आपने कई बार कंप्यूटर में देखा होगा, लिखता है फेचिंग डेटा, इस तरह से। तो इस चरण में क्या होता है, तो मेमोरी से निर्देश को फैच करके निर्देश रजिस्टर में लाता है, ताकि वह निर्देश डिकोड तथा क्रियान्वित किया जा सके। तो पहला जो फेचिंग वाला है इसमें यही होता है। क्या हुआ, तो मेमोरी से जो निर्देश है इसको फैच करके रजिस्टर में लाया गया, ठीक है। और रजिस्टर में लाया गया ताकि वह निर्देश डिकोड तथा क्रियान्वित किया जा सके। हमने रजिस्टर को पीछे पढ़ा है, क्या है। डिकोडिंग में क्या हो जाएगा, तो डिकोडिंग में कुछ नहीं है, दिए गए निर्देश को डिकोड करना, यानी निर्देश की व्याख्या करना कि हमें करना क्या है, ठीक है, उसको डिकोड किया जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, फैचिंग का, दूसरा हो गया डिकोड का। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तो प्रभावी पते को पढ़ना, यहाँ पे रीडिंग किया जाएगा, रीड किया जाएगा, और फिर यहाँ पे निष्पादन किया जाएगा। निष्पादन करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे उसको फाइनली एग्जीक्यूट किया जाएगा उस डेटा को, ठीक है। तो इसी तरह से 4 चलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो यही है। पहला हो गया फेचिंग डेटा, जिसमें क्या है कि डेटा को लाया गया और ला के रखा गया ताकि उसको डिकोड किया जा सके। और दूसरे चरण में डिकोड करते हैं, और डिकोड करने के बाद तीसरे चरण में क्या करते हैं, उस पते को यानी एड्रेस को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और फिर फाइनली एग्जीक्यूट कर देते हैं डेटा को। तो यही प्रोसेस चलता है, 4 चरण है इसका। अब थोड़ा सा हम लोग रोम को देखते हैं। रोम क्या है, तो संक्षेप में देखिए, इसको रोम कहते हैं। फुल फॉर्म इसका रीड ओनली मेमोरी है। और यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है, जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, यानी केवल हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। यानी इसमें डेटा पहले से ही भरा रहता है, यानी इसके डेटा को आप बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। और रोम जो है चिप बनाते समय ही इसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा लिख दिया जाता है। यानी जब चिप बनाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है यही है रोम। और यहाँ पे पहले से ही डेटा स्टोर रहता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसको केवल आप रीड कर सकते हैं।
अब देखिए कोई बदलाव नहीं कर सकते, पहले से डेटा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये डेटा कैसे होंगे, तो स्थायी होंगे। यानी अगर आप कंप्यूटर की बिजली बंद भी कर दें तो भी इसमें जो सूचनाएं ऑलरेडी हैं वो सुरक्षित बनी रहती है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो डिलीट नहीं होती। जैसे रोम चिपों का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है, जैसे कैलकुलेटर में आप देखेंगे वहाँ पे होगा, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा, इन सभी में ऑलरेडी रोम का यूज होता है और इसमें पहले से ही सूचनाएं स्टोर होती हैं। इसके अलावा अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में भी आप देखेंगे रोम मेमोरी का उपयोग होता है और इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी होती हैं और स्थायी जो भी प्रोग्राम है उनको स्टोर किया जाता है, यानी जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे पुराने पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो BIOS भी स्टोर किए जाते थे जो पीसी के हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुवादक का यानी ट्रांसलेटर का काम करते थे। तो याद रखिएगा कि जो पुराने पर्सनल कंप्यूटर, पुराने पीसी होते थे, वहाँ पे BIOS का यूज होता था और BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और हमने देखा ही है कि इनपुट में भी ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का काम होता है, यानी जो हम अपनी समझ वाले डेटा को इंटर करते हैं उसको इनपुट जो डिवाइसेज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से जो आउटपुट डिवाइसेज हैं वो क्या करती है, तो मशीनी भाषा में जो आउटपुट मिलता है उसको फिर हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। तो ये BIOS का भी काम उसी प्रकार का है। अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। ये सारा प्राइमरी मेमोरी की बात थी, यानी हमने रैम की बात की और रोम की बात की। अब सेकेंडरी मेमोरी में अगर आए तो इस प्रकार की मेमोरी आपको कहाँ मिलेगी, CPU से बाहर मिलेगी, इसीलिए इसको एक्सटर्नल भी कह देते हैं हम लोग, बाह्य मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी वाला तो कंप्यूटर के अंदर मिलेगा, CPU के अंदर मिलेगा, लेकिन ये जो है CPU के बाहर मिलेगा। यानी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होती है, जो मेन जो अंदर में लगता है प्राइमरी मेमोरी है वो काफ़ी महंगी होती है और बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो आप उसको इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही उसमें कोई अस्थायी सूचना स्टोर कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपको एक बाहर से मेमोरी का यूज करना पड़ता है और वही है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, तो इसकी कीमत आप देखेंगे तो थोड़ा सस्ता होगा और इसके अलावा डेटा स्टोर करने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। और एक ही कमी इसमें है कि इन माध्यमों को डेटा को लिखने तथा पढ़ने में समय काफ़ी लगता है। ठीक है, यानी डेटा स्टोर करने में काफ़ी समय लगता है या प्राप्त करने में भी काफ़ी समय लगता है। और इसमें सूचनाएं जो भंडारित होती हैं इन्हें लंबे समय तक अगर आपको रखना है तो क्या करना पड़ता है, तो इसको आपको अच्छे से यानी सुरक्षित तरीके से रखना पड़ता है अगर आपको लंबे समय तक रखना है। और सहायक मेमोरी का जो मेनली यानी सेकेंडरी मेमोरी का जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, तो डेटा के बैकअप के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जो हार्ड डिस्क हो गया, यहाँ पे एग्जांपल है कि हार्ड डिस्क हो गया, फिर जो पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और जब हमें किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, किसी भी चुंबकीय माध्यम वाली जो सेकेंडरी जो डिवाइसेज हैं वहाँ पे रख देते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय टेप में उसको कॉपी करके रख देते हैं, हार्ड डिस्क में उसको कॉपी करके रख देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रारंभिक कंप्यूटर में आप देखेंगे तो छिद्रित कार्ड होता था, पेपर टेप होता था, चुंबकीय टेप है, इनका प्रयोग होता था सेकेंडरी डिवाइस के रूप में सहायक भंडारण के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मेनली आप हार्ड जो डिस्क है वो देखेंगे, हार्ड डिस्क का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेन ड्राइव वगैरह का अभी तो और भी बहुत सारी युक्तियाँ आ गई हैं। तो ये था जो सेकेंडरी मेमोरी की बात थी। अब हम लोग चलते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है मदरबोर्ड। ठीक है, यही सारा काम करता है, इसी को मेन बोर्ड भी हम लोग कह देते हैं। यानी 1974 में आप जाएंगे तो माइक्रो कंप्यूटरों के निर्माण के प्रारंभ से ही सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक ही छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगा दिया जाता था और उसी को मदरबोर्ड कहते थे। ठीक है, फोटो तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि इस तरह का एक बोर्ड रहता है, कंप्यूटर या रेडियो, टीवी हर जगह आपको दिखाई देगा और इसमें बहुत सारा इस तरह का जो सॉकेट टाइप का है वो बना होता है। ठीक है, मतलब खंदे खंदे यहाँ पे बने होते हैं, ये मदरबोर्ड है। यानी यहीं पे जो भी अनिवार्य अवयव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, सारे इसी में लगे होते हैं, यही है मदरबोर्ड। और ये जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड इसको कहते हैं, याद रखिएगा। और इसे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड कह देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन है वो यहीं पर उपलब्ध होता है। यानी अगर एक बार मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो फिर दोबारा पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर होता है, मुख्य मेमोरी होता है
और अन्य अनिवार्य जो भी अवयव हैं ये सारे उसमें होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज वाला उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, ये सारा जो होता है वो केबल के माध्यम से जोड़ने के लिए, यानी वहाँ पे एक सॉकेट बना होता है, तो वो भी सॉकेट मदरबोर्ड से ही लिंक्ड होता है। तो मदरबोर्ड क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी एक सर्किट बोर्ड है ऐसा मान लीजिए, और ढेर सारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों को एक जगह पर रखा गया है, यही है सर्किट बोर्ड है। इसके बाद बात करें बस क्या है, तो देखिए CPU डेटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है। ठीक है, अब इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं, यानी ये मान लीजिए CPU है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है, इस तरह से। तो यहाँ पे जानते हैं कि CPU से ये सारे कनेक्टेड रहते हैं। अब CPU क्या कहता है कि जो भी डेटा जो है उसको एक यहाँ भेजेगा अगर ज़रूरत पड़ा, फिर यहाँ भेजेगा डिस्प्ले यूनिट में, इस तरह से वो भेजता है। तब यहाँ पे भेजने के लिए उसको क्या होता है कि आवागमन के लिए यहाँ पे बसेस का प्रयोग होता है, और कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं और विभिन्न कार्यों के लिए ये यूज होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो बस कुछ नहीं है, एक ऐसे तारों या कनेक्शनों का संग्रह होता है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजा जाता है। जैसे इसी ये आपको तार मैंने दिखाया यहाँ पे, तो इसी प्रकार से ये बसेस का यूज होता है। और बस कुछ नहीं है, ये संप्रेषण का माध्यम है, ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, अब बस के प्रकार क्या हैं, तो देखिए एक होता है आंतरिक बस, इंटरनल बस, और एक होता है एक्सटर्नल बस, ये दो पार्ट में बटा होता है। अब आते हैं आंतरिक बस क्या होता है, तो देखिए आंतरिक बस मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जिसमें CPU और सिस्टम मेमोरी ये सब जुड़ा होता है, और इसे सिस्टम बस भी कहते हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर वाली सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती है। और इसमें कंट्रोल बस और एड्रेस बस ये इसका उदाहरण है, याद रखिएगा। कंट्रोल बस और एड्रेस बस ये क्या है, तो ये इंटरनल बस का उदाहरण है। तो मेमोरी तथा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निर्देश ये कहलाते हैं कंट्रोल बस, और इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं, और डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को ही डेटा बस कह देते हैं। तो आसान है, यानी जो मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा जो ले जाया जाता है, यानी किसी एड्रेस पे, जैसे हमने पढ़ा था कि कंट्रोल बस में क्या होता है, जैसे CPU में हमने देखा था कि कुछ फिक्स एड्रेसेज होते हैं, यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है, तो यहाँ पर इन डेटा से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो कोई ना कोई बस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही बस हो जाता है कंट्रोल बस, या फिर उसको एड्रेस बस कह सकते हैं। और जब डेटा को स्थानांतरित करने के लिए जो बस है उसको डेटा बस कह देंगे। तो ये सारा कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बस कहते हैं। यानी बस क्या होता है, तो एक जोड़ने वाली युक्ति है जो विभिन्न अवयवों को कंप्यूटर का जोड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है, एक माध्यम है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक्सटर्नल बस जो होता है ये बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स है, पोर्ट्स है, एक्सपेंशंस हैं, स्लॉट्स हैं, ये सारा। जैसे आप देखेंगे कि जो CPU है उसके पीछे इस तरह का बना होता है, पोर्ट्स होता है, जैसे इसमें आप स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उस प्रकार से जो भी पेरिफेरल यानी बाहर जो लगा होता है, स्पीकर और जो भी डिस्प्ले यूनिट है, वो सब को जोड़ने के लिए एक्सटर्नल बस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। एक मशीन साइकिल क्या होता है, तो देखिए ये वह समय है जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर से लाकर उन पर ALU ऑपरेशंस करके प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग होता है। यानी एक साइकिल है, नाम से ही लग रहा है मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल में क्या होगा, तो बफर क्या होता है, तो देखिए यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। ठीक है, बफर अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र होता है और ये रैम में होता है, और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए पहले यहीं पर रखा जाता है। यानी जब भी आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो बफर में ही जाता है और यहीं जाके स्टोर होता है, और इसके बाद फिर आगे प्रोसेस होता है। यानी जब आप कंप्यूटर में डेटा डालें तो ये आगे यहाँ पे जमा हुआ और फिर आगे ये प्रोसेस के लिए बढ़ेगा। तो ये जो बीच वाला स्थान है इसी को बफर कह देते हैं। ठीक है, बफर जोन आपने पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार का कंप्यूटर में भी ये बफर होता है। इसके अलावा देखिए किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो उसके रजिस्टर्स, उसके रैम और कैश मेमोरी के आकार पर और सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। यानी हमने रजिस्टर्स जो पढ़ा था ये अस्थायी मेमोरी था, और इससे जो सब CPU को सबसे तेज़ी से डेटा लेना होता है तो यहीं से लेता है। और फिर सेकंड हमने रैम पढ़ा था, और उसी प्रकार से कैश मेमोरी भी होता है, आगे चल के ये मिलेगा भी। मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सॉकेट्स कहते हैं। यानी यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर ढेर सारा चिप की तरह इसमें बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट्स कह देते हैं। और किसी
उसके बाद ये किसी भी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्या कह देते हैं, कभी कभी क्लॉक भी कह देते हैं। और इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है, यानी इंस्ट्रक्शंस कोड, यानी इसमें इंस्ट्रक्शन भरा होता है। और ये बहुत सारे बिट्स का एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए कहता है। इसके अलावा एक युक्ति द्वारा डेटा और निर्देशों को लोकेट करना और उसे CPU तक पहुंचाने में जो समय लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। तो ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। इसमें जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए वो बफर को ध्यान रखना चाहिए, और बफर के बाद थोड़ा आप क्लॉक को ध्यान रख सकते हैं कि किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। बाकी हमने इंस्ट्रक्शन कोड को पीछे डिटेल में देखा ही था, और रजिस्टर्स, रैम और कैशे मेमोरी को भी पीछे देखा था, और ये आगे भी मिलने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। और कल जो हम लोग यानी अगले वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनको, और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं, और इसको हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो उम्मीद है कि वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा। अगर फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे या फिर अदर किस सब्जेक्ट को और शुरू किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।